Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the last exercise of chapter 5 of Ganit Manjari, that is I am up and down and round and round. Already 8 questions we cover. Today we are going to discuss the questions number 9 onwards. 9 onwards हम question discuss करेंगे. So the very first question for today is, so the question number 9 is the distance of a chord of length 16 centimeter. एक chord है जिसकी length है 16 centimeter, उसका distance from the center of a circle is 6 centimeter. Center of circle से उस chord का distance कितना है 6 centimeter है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना. एक सर्कल ड्रॉ है, ठीक है, सेंटर क्या है? O है. अब मान लिया मैंने कि मेरे पास एक कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड दैट इज ए बी. इसकी लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर है. सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर. और सेंटर से जब मैं इस कॉर्ड के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो वो कट करता है ए बी कॉर्ड को एम के ऊपर. सो अब मुझे गिवन क्या क्या है इसके अंदर? गिवन है ए बी की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है. ओ एम जो है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड इज आइदर ओ ए फाइंड आउट कर लो चाहे ओ बी फाइंड आउट कर लो, ठीक है. ओ ए की क्या लेंथ होगी? तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले जॉइन ओ ए. ओ ए को मैं क्या करती हूँ? जॉइन करती हूँ. सो ये ओ ए को मैंने ज्वाइन किया. ओ ए को जब मैंने ज्वाइन किया तो इन ट्राइंगल ओ ए एम, अब ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो मेरा कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. क्योंकि जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या ड्रॉ होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ होता है कॉर्ड के ऊपर. तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं अप्लाई करूंगी तो इसमें क्या आएगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर. ए बी जो है वो गिवन है कितना है? 16 सेंटीमीटर है. ए एम जो है दैट इज इक्वल टू एम बी एंड दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2. ए बी को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब ओ ए की वैल्यू जो है वो मुझे पता नहीं है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए एम जो है वो मुझे पता है दैट इज 8 स्क्वायर प्लस ओ एम जो गिवन है दैट इज 6 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36. सो दिस इज इक्वल टू 100. सो ओ ए का स्क्वायर जो आया दैट इज इक्वल टू 100. ओ ए निकालेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100. तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया? ये 10. अब क्योंकि यूनिट मुझे सेंटीमीटर में दे रखी है तो ओ ए भी जो आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर के अंदर आएगा. बट ओ ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो यू कैन राइट हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल, radius of the circle is equal to 10 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 10. Question number 10 is a cyclic quadrilateral has sides 5 5 12 12. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. 4 साइड्स की आपको लेंथ दे रखी है कितनी है? 5 5 12 एंड 12, ठीक है. फाइंड इट्स एरिया. आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इट मीन्स उसके सभी पॉइंट्स जो होंगे वो आपके कहाँ होंगे? सर्कल के ऊपर लाई करेंगे. सो दिस इज द cyclic quadrilateral having the name A, B, C, D. अब दो साइड है उसकी 5 5 यूनिट्स और दो साइड है उसकी 12 यूनिट्स. सो जो स्मॉलर साइड्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है दैट इज 5. दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 12 यूनिट्स. 12 unit, 5 unit, 12 unit and this is 5 unit.
अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। देखो एग्जाम्पल देखने से आपको क्या लग रहा है कि दो ऑपोजिट साइड्स हमारी क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन सकता है, एक तरीके का रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सो अब गिवन मुझे क्या है, गिवन इज ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट, सी डी इज इक्वल टू 12 यूनिट and DA is equal to 5 unit. Since opposite sides becomes equal, तो ये मेरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया. It may be a rectangle. ये रेक्टेंगल हो सकता है. So मे बी रेक्टेंगल, क्यों, रीजन क्या है इसके लिए, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो क्या होगा मेरे पास, एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों साइड्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन. सो एक साइड है मेरे पास कितनी, 12 यूनिट, दूसरी साइड है 5 यूनिट. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 60 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, बट रेक्टेंगल के लिए एक कंडीशन और होना जरूरी है कि ये एंगल जो फॉर्म होंगे वो मेरे क्या होंगे, 90 डिग्री फॉर्म होंगे, राइट. बट यहाँ पर क्योंकि उसने एक मेथड तो मेरे पास ये है कि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं, दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और मैं इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूं. सो सेकेंड मेथड इज यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. अभी सिर्फ ये फॉर्मूला बताती हूँ क्या है, बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. हीरोन्स फॉर्मूला के केस में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर. क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू क्या आती है, चारों साइड्स का सम 5 + 5 + 12 + 12, दिस डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला है. ठीक है, चारों साइड का सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो. सो दिस कम्स आउट टू बी 12 + 12 is 24, 24 + 10 is 34, divided by 2, so this is equal to 17. From here s की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, 17 आ गई. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू √of S minus let it be A, this is equal to B, this is equal to C, and this is equal to D. तो S minus A, S minus B, S minus C, and S minus D. ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे. तो 17 minus 12, 17 minus 5, 17 minus 12, and 17 minus 5. So this value comes out to be 17 minus 12 is 5, 17 minus 5 is 12, 17 minus 12 is 5, and this is 12. अब 12 का एक पेयर बन गया दोनों नंबर्स का, 5 का एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे, तो 5 multiplied by 12. So the area comes out to be 60 square units. दोनों में से जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज. कंसिडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि उसके सभी पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, सभी कॉर्नर्स जो हैं वो किसके ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. विदाउट ड्रॉइंग इट्स सर्कम सर्कल, हमें उस क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल ड्रॉ नहीं करना. हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल
लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड। बिना सर्कम सर्कल ड्रॉ किए आपको ये बताना है कि सेंटर जो है क्वाड्रिलेटरल का वो सर्कम सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट? इसको फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? देखो, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक quadrilateral, the position of the circumcircle, the position of, in a cyclic quadrilateral, the position of circumcenter depends on the angles of the quadrilateral. अब कहोगे मैडम ऐसा कैसे? अगर फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करी होगी खुद से ड्रॉ तो आपको याद होंगे, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें एंगल्स जो है वो कितने दे रखे थे? एक्यूट एंगल्स दे रखे थे। उस एक्यूट एंगल के अंदर, एक्यूट ट्रायंगल के अंदर आपके पास सेंटर जो था वो कहाँ लाई करता था? उस ट्रायंगल के इनसाइड लाई करता था। फिर एक और क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था? एक एंगल जो था वो आपको क्या दे रखा था? ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा था। जब ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा था तो उस केस में आपका सर्कम सेंटर जो था वो कहाँ लाई करता था? ट्राइंगल के बाहर लाई करता था। तो इट मीन्स अगर तो एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो सर्कम सेंटर जो है वो कहाँ होगा? इनसाइड होगा। अगर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री मीन्स सारे एंगल्स जो हैं वो आपके क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर कहाँ है? इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है। अगर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इट मीन्स क्या हो गया? कोई भी एक एंगल भी, कोई एक सिंगल एंगल भी अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस केस में सर्कम सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा? आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा। अब बात आती है थर्ड कि एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में सर्कम सेंटर जो है दैट लाई ऑन द क्वाड्रिलेटरल, वो आपका कहाँ लाई करेगा? क्वाड्रिलेटरल पर लाई करेगा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर कि हमारा सर्कम सेंटर जो है वो कहाँ लाई करेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट? बेस्ट वे क्या है फाइंड आउट करने का? सबसे बेस्ट वे है फाइंड आउट करने का कि मेजर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो आपको क्या करने हैं? देखने हैं। अगर आपको दिए हुए हैं तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई पिक्चर दे रखी है तो आप क्या करोगे? उस पिक्चर के अंदर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को मेजर करोगे। मेजर करने से ही पता चल जाएगा कि सर्कम सेंटर जो है उस क्वाड्रिलेटरल का वो कहाँ पर लाई करेगा। In this way, you can find the solution of the question. Now, moving to the next question, that is question number 12. Question number 12 is when two chords intersect. जब दो chords intersect करते हैं, each of them is divided into two parts. जब वो क्या होंगी? डिवाइड होंगी। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास दो chords हैं, एक chord है ये और दूसरी chord है ये। ठीक है, लेट मान लिया कि ये कॉर्ड जो है ये है ए बी और ये कॉर्ड है सी डी। दोनों कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट हुई? पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट। टू कॉर्ड्स हैं, लेट टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect
एट पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो। जब मैं, ये है मेरे पास क्या, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज O, ठीक है। O से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इस एक्सिस पर, और O से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD एक्सिस पर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर। सेंटर से अब मैंने क्या किया, P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से मैंने P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर AB वाला ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये M है, और ये मेरे पास पॉइंट है N पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अब इसके आगे वो क्या कहता है, शो दैट, देखो ये दो कॉर्ड्स थी AB और CD, जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक पार्ट बन गया AP एंड दूसरा पार्ट बन गया PB। सिमिलरली CD का देखोगे तो एक पार्ट बन गया CP और दूसरा पार्ट बन गया PD। शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर कॉर्ड्स जो हैं उनकी इक्वल लेंथ है, सो गिवन इज, अब आपको गिवन क्या है कि AB जो है दैट इज इक्वल टू CD, वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो करस्पॉन्ड, एक लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग दूसरी कॉर्ड के लाइन सेगमेंट के। जब AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है तो इसका मतलब दोनों कॉर्ड्स की इक्वल लेंथ है, तो क्या होगा, OM जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ON। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ आप रीजन लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स इज हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाउ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि PB जो है दैट इज इक्वल टू PD, वो PD के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गर लाइन सेगमेंट है, तो लॉन्गर लाइन सेगमेंट PB जो है वो किसके इक्वल है, PD के इक्वल। नाउ सेकेंड थिंग, PC जो है दैट इज इक्वल टू PA, आपको ये प्रूव करना है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल OPM एंड OPN, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, कौन से, ये वाला OPM एंड OPN। अब दोनों में देखेंगे हम तो OM जो है दैट इज इक्वल टू ON, उसका रीजन जो है वो हमें दे रखा है, यहाँ पे देखो, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, AB जो है वो CD के इक्वल है, हेंस इक्वल कॉर्ड इज हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ OP जो है वो दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन, राइट। एंगल OMP is equal to angle ONP, that is equal to 90 डिग्री, वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। OP जो बन गई वो मेरे पास क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज बन गया। OM और ON जो है वो क्या बन गया, एक साइड बन गया। सो बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल, बाई RHS congruence rule, triangle OPM is congruent to triangle OPN। ट्राइंगल OPM जो है वो कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, ट्राइंगल OPN के। सो यहां से क्या आया कि मेरे पास PM जो है दैट इज इक्वल टू PN,
PM जो है वो किसके इक्वल आ गया, PN के इक्वल आ गया बाई CPCT। CPCT से दोनों चीजें इक्वल आ गई। अब बात करते हैं आगे। OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। OM जब AP के, OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM जो है दैट इज इक्वल टू MB। ठीक है, अब ON जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD, वो CD के परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से क्या आया कि CN की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ND एंड दिस इज इक्वल टू AB by 2 एंड दिस इज इक्वल टू CD by 2। अब PB जो है दैट इज द सम ऑफ PM प्लस MB। अब AB और AB by 2, AB और CD मेरी क्या है, दोनों इक्वल है। AB और CD दोनों इक्वल है, सिंस AB and CD are equal, so MB is equal to, MB किसके बराबर होगा, ये MB है, MB किसके बराबर है, ND के बराबर है, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू AM, दिस इज इक्वल टू CN। ये चारों पार्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब PB निकालती हूं, PB क्या आता है, PM प्लस MB आ रहा है, और PD निकालेंगे हम, तो PD जो आता है दैट इज इक्वल टू PN प्लस ND, ये आ रहा है। अब ND और MB ये दोनों इक्वल हैं, PM और PN जो है वो मेरे CPCT से ऑलरेडी इक्वल आ गए, तो यहां से क्या आया, सिंस MB is equal to ND and PM is equal to PN, so PB is equal to PD। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, PB जो है वो PD के इक्वल है। नाउ अब सेकेंड चीज जो प्रूफ करनी है दैट इज PC इज इक्वल टू PA। अब AB में से अगर मैं PB की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। सिमिलरली CD में से अगर मैं PD की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। बट गिवन क्या है, AB जो है वो CD के इक्वल है एंड PB जो है वो PD के इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है। AB भी इक्वल है, AB CD के इक्वल है, PB PD के इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। हैंस AP इज इक्वल टू CP और PA इज इक्वल टू PC। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्गर सेगमेंट था PB, इसका लॉन्गर सेगमेंट था PD, ये क्या आ गए, बराबर आ गए। जो शॉर्टर सेगमेंट था दैट इज CP और इसका शॉर्टर सेगमेंट था AP, वो मेरे क्या आ गए, इक्वल आ गए। इन दिस वे यू कैन प्रूव द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन द ड्राइंग। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को ड्रॉ किया था सेम उसी कंसेप्ट पे बेस है क्वेश्चन नंबर 13, तो उसको मैं रिपीट यहाँ नहीं करूंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। हमें ये शो करना है कि रेक्टेंगल खाली एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके जो हमारा एक सर्कल के अंदर क्या हो सकता है, इंस्क्राइब हो सकता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, पिक्चर है सर्कल की। इसका सेंटर मैं मान लेती हूं कि ये सेंटर क्या है, O सेंटर है। तो यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम इज हैविंग
4 sides and opposite sides are parallel to each other. वही होता है हमारा पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी हम 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So this is the parallelogram having the name A, B, C, D. अब क्योंकि पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मैं मान लेती हूं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम that is inscribed in the circle. ठीक है. अब क्योंकि ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी जो है दैट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास क्या होता है प्रॉपर्टी कि हमारे पास अपोजिट एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal. So इसलिए क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है. सो मेरे पास क्या बन जाएगा, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये बन गया. यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो कितनी आ गई, 90 डिग्री के इक्वल आ गई. सिमिलरली अगर मैं बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकालूंगी तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली यहां लिखेंगे, सिमिलरली सारे एंगल्स जो आएंगे मेरे पास वो क्या आएंगे, 90 डिग्री के इक्वल आएंगे. अब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल जो है वो 90 डिग्री हो और ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, तो वो क्या बनता है, एक रेक्टेंगुलर बनता है. देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है. इसीलिए ABCD जो हुआ वो क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ. हमने क्या माना था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर है. और हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो ABCD जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है वो एक रेक्टेंगल है. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 15. Question number 15 is show that if a rectangle is inscribed in a circle. एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है. तो मैं मान लेती हूं कि let ABCD is a rectangle that is inscribed in the circle. वो क्या है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इन द सर्कल. देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स. डायगोनल क्या हो गए, डायगोनल AC ऑपोजिट एंड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ठीक है, ये मैंने मान लिया. AC को अगर मैंने ज्वाइन किया, ये BD है और ये इंटरसेक्शन हो गया पॉइंट
ओ पर। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AC और BD जो डायगोनल्स हैं, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इन आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं, तो इट मींस AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, OA जो है दैट इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिंस AC इज इक्वल टू BD, AC जो है वो BD के इक्वल है, तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा, हमारे पास OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB एंड इज इक्वल टू OD। सारे सेगमेंट्स जो हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। O से देखो AC जो है वो BD के इक्वल है, और दोनों डायगोनल जो हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो OA की वैल्यू OC के इक्वल है, OD की वैल्यू OB के इक्वल है, और AC और BD जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ये होगा। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, हेंस, हेंस O is the point, O is the point which is equidistant, equidistant from all points of the rectangle, of the rectangle। O ऐसा पॉइंट हो गया जो रेक्टेंगल के सभी पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स मींस A B, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज A B C D, चारों पॉइंट से वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अब चारों पॉइंट से अगर कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। वहां पर क्या होता था, जब हम सेंटर निकालते थे ट्राइंगल के अंदर, तो दैट पॉइंट जो सेंटर आता था वो मेरा क्या होता था, वहां से सारे पॉइंट्स के जो ट्राइंगल के सभी पॉइंट्स हैं वो क्या होते थे, इक्वी डिस्टेंस पे होते थे। देयरफॉर O is the center of the circle, center of the circle। इसलिए क्या हो गया, O जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यू कैन राइट द पॉइंट, O क्या है, बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। सो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल is the center of the circle. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 16. Question number 16 is consider all chords of a circle of fixed length. सारी chords जो हैं वो क्या है, fixed length की हैं। What is the shape formed by the midpoints of all these chords? So मैं मान लेती हूं, let R is the radius of the circle, radius of the circle, and chord length is equal to x। chord length क्या है, x, आगे लगा लो यूनिट्स। ठीक है, r यूनिट्स की बात है। तो मैंने माना जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, ये मेरे पास एक कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड है AB, तो AB जो है दैट इज इक्वल टू x यूनिट। अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स,
मिड पॉइंट कब आएगा? जब मैं सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो ये आता है मेरे पास मिड पॉइंट, दैट इज एम। मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स। तो मेरे पास ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया। आर मेरे पास क्या था? रेडियस था। एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ chord from the center of the circle is equal to d units। वो कितनी है? ये डिस्टेंस है, ये d है, और ये मेरे पास है, ये क्या दे रखा था? r रेडियस दे रखा था। ये क्या हो गया? x बाय 2 हो गया। सो इन ट्राइंगल AMO मेरे पास क्या आता है? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वेयर, ये आता है। कॉर्ड लेंथ जो है वो फिक्स दे रखी है, रेडियस जो होता है वो किसी भी सर्कल का फिक्स होता है। सो फ्रॉम हियर डी स्क्वेयर इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वेयर माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वेयर, ये आ गया। since r and x are fixed, अब d जो है वो r और x पे डिपेंडेंट है, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिक्स हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन की सर्कल का तो रेडियस फिक्स होता ही है, कॉर्ड लेंथ जो है वो उसने बता दिया कि वो फिक्स लेंथ है। तो कॉर्ड लेंथ फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो डी भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। देयरफॉर डी इज ऑल्सो फिक्स्ड। डी भी क्या आ गया? फिक्स्ड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? every midpoint is at the same distance from the center, अब फिक्स लेंथ की कॉर्ड है तो क्या होगा? उस कॉर्ड का जो भी मिड पॉइंट होगा वो सेंटर से क्या होगा? मेरा फिक्स पॉइंट पर होगा। इसका मतलब देयरफॉर हेंस द मिड पॉइंट form a circle with the same center, as the original one, लिख लो या ओरिजिनल सर्कल लिख लो। ठीक है, मिड पॉइंट जो है वो मेरा क्या करेगा? एक सेम सेंटर के साथ ओरिजिनल सर्कल की एक कॉन्ग्रेंट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। In this way, you can find the solution of the question. Now moving to the question number 17 of the exercise. Question number 17 is in a circle with center O. एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, chords AB and AC are congruent. chord AB और AC जो है वो क्या है? congruent है। This is the AB chord and this is the AC chord. This is AB and this is AC. ठीक है, ये दोनों chords क्या है? congruent chords हैं। Explain why this statement is true.
आपको एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब आपको प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस BAC एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। सो मैंने गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन इज AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। अब जॉइन OA, OB एंड OC, तीनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो OB जो है दैट इज इक्वल टू OC बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। OA इज इक्वल टू OA क्योंकि दैट इज द कॉमन साइड बिटवीन टू ट्रायंगल्स, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तीनों साइड इक्वल हो गई। सो बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OAC, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, मीन्स OAB कौन सा ट्रायंगल, देखो ये साइड कॉमन है, OB जो है OC के बराबर है, ये साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। कैसे आ गया, बाय यूजिंग द बाय सिपिसिटी। क्या आ गया, बाय सिपिसिटी। अब एंगल, ये दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो इन दोनों को ऐड करके मेरा कौन सा एंगल बनता है, एंगल BAC बनता है। एंगल यानी कि क्या हुआ कि मेरा OA जो लाइन सेगमेंट है, लाइन है, वो क्या कर रही है, एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। हेंस OA बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ये क्या कर रही है, OA जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को, ठीक है। देयरफॉर द सेंटर O lies on the angle bisector of angle BAC। हो गया प्रूफ। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 18, that is last question for today. Question number 18 is two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of the circle. सर्कल का जो सेंटर है दैट इज O, उसको मैं मान लेती हूं वो क्या है, O है। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक है 10 सेंटीमीटर की, एक है 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि जिस कॉर्ड की लेंथ ज्यादा है वो मेरी सेंटर के पास होगी। तो मैंने मान लिया कि एक मेरी जो है कॉर्ड वो कितनी है, ये है, और दूसरी कॉर्ड जो है वो मेरी क्या है, ये है। दिस इज द कॉर्ड AB एंड दिस इज द कॉर्ड CD। अब वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। सो गिवन क्या है आपको, AB जो है दैट इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। सी डी जो है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ऑन द कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी पर मैंने क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसने ए बी पॉइंट को कट किया एम पर, इंटरसेक्ट किया, और सी डी पॉइंट को इंटरसेक्ट किया एन पर। सो एम इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर from the center intersects AB। ठीक है, now N is the point where perpendicular from the center intersects CD। हो गया। So AM जो आएगा that is equal to MB and that is equal to AB by 2। AB कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 by 2 that comes out to be 5 सेंटीमीटर। आ गई। नाउ सिमिलरली CN is equal to ND is equal to CD divided by 2। CD कितना है, 24 सेंटीमीटर divided by 2 that comes out to be 12 सेंटीमीटर। आ गया। Let OM is equal to D1 सेंटीमीटर and ON is equal to D2 सेंटीमीटर। अब D1 जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि AB जो है वो सेंटर से दूर है। सो D1 माइनस D2 जो है वो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। आ गया। नाउ जॉइन ओ ए को ज्वाइन करो एंड ओ सी को ज्वाइन करो। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम में ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ ए जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए एम जो है दैट कम्स आउट टू बी 5, वो कितना आया था, 5 का स्क्वायर, प्लस ओ एम जो है वो हमने कितना एज्यूम किया था, D1। सो दिस इज D1 का स्क्वायर। ये आ गया। सो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस D1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ONC, ट्रायंगल ONC के अंदर OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। CN जो है वो कितना है, यहां से देखो CN इज इक्वल टू 12। सो दिस इज 12 का स्क्वायर प्लस ON जो है वो मैंने क्या एज्यूम किया था, D2 का स्क्वायर। सो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, 144 प्लस D2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गया। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मेरी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेट करते हैं। सो 25 प्लस D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस D2 का स्क्वायर।
सो d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, d1 माइनस d2 एंड d1 प्लस d2, दिस इज इक्वल टू 144 माइनस 25 इज 119। d1 माइनस d2 मेरे को कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो d1 प्लस d2 जो आया दैट इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 7, दिस कम्स आउट टू बी 119 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूं तो ये आती है 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ एक इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को जब मैं इक्वेशन नंबर 3 से ऐड करती हूं, सो दिस इज d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 7। सो d2 से d2 कैंसिल हो जाता है, ये आता है ट्वाइस ऑफ d1 इज इक्वल टू 17 प्लस 7, दैट कम्स आउट टू बी 24। सो फ्रॉम हियर d1 इज इक्वल टू 12। d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि अब d1 की वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गई है। सो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो d1 और रेडियस को रिलेट करने वाली क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं d1 की वैल्यू को पुट करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ d1 इन इक्वेशन नंबर 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर, सो 25 12 का स्क्वायर होता है 144, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, सो फ्रॉम हियर आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 centimeter. In this way, we can find the solution of the question. This is all about the today's lecture. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, till now in this chapter, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with few more questions. And tomorrow, we complete this chapter. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.